में यही मामला होता है। जिन घरों में थोड़ी सी सख्ती हो रही होती है, जो बड़े हैं सख्ती कर रहे होते हैं, वहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जहाँ पे वो थोड़े से लीनियंट होते हैं और वो सख्ती नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चे आप देख ही रहे होते हो कितने बदतमीज होते हैं, जो भी है। तो लीडरशिप, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर बच्चों को भी ये स्टाइल पसंद आ रहा होता है बड़ों का, कि वो हमारे देखो हमारे साथ कितने लीनियंट हैं, हम हमें कभी कुछ नहीं कहते, तो हमने भी कुछ ऐसा नहीं करना जिससे उनको कुछ कहने की नौबत तक वो पहुंचे। खैर, ये बच्चों की सोच के ऊपर होता है, पता नहीं ऐसे बच्चे होते होंगे कहीं पे। एनवायरमेंट, उसके बाद मेरे बच्चे जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो भी आपके कल्चर को इफेक्ट कर रहा होता है। आपके कल्चर को आपने अपना जो कल्चर रखा होता है मोस्टली एनवायरनमेंट के लिहाज से रखा होता है। और फिर हमने डिस्कस किया था कुछ इवेंट्स इस तरह के अक्कर हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या एनवायरनमेंट के अंदर, जो आपको एक खास तरह का कल्चर डेवलप करने में, उसको अडॉप्ट करने में मजबूर कर रहे होते हैं। फिर नेचर ऑफ बिजनेस की बात हो रही है कि जिस तरह का आपका कारोबार है, जिस तरह का कारोबार है उस लिहाज से आप कल्चर सेट कर रहे होते हैं। मार्केटिंग, आप काम ही मार्केटिंग का करता हो, देखिएगा हर बंदा हंसने खेलने वाला, बड़े अच्छे मजाक वाला, अच्छी तरबियत वाला, अच्छी नीयत वाला, अच्छी खुश शख्सियत एक नजर आ रही होगी, तो जो बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ पेश आ रहा होगा, कुछ इस तरह के लोग। और जहां पे आप मान लो कि कुछ चीज बना के बेचते हो, प्रोडक्शन वाले हैं, वहां पे देखेंगे हर कोई बंदा ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं ये जो यही बंदा बनाता है चीज, और तो कोई काम करता ही नहीं, अजीबो गरीब सा कल्चर होगा। खैर, नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप फॉर्म्स के अंदर जाते हो, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, वहां पे कल्चर कुछ और होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो, वहां पे कल्चर कुछ और चल रहा होता है। इसी तरह मेरे बच्चे, नेचर ऑफ क्लाइंट्स, जो आपका क्लाइंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यानी कि जो जिस क्लाइंट को आप सर्विसेज दे रहे हो, या जो बंदा आपकी सर्विसेज को परचेज कर रहा है, गुड्स को परचेज कर रहा है, जो भी आपका क्लाइंट है, उसके लिहाज से भी उसका भी बड़ा आपके कल्चर के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है। आपने उसके अपने आप को उसके लिहाज का रखा होता है, उसके मुताबिक ढाल के रखा होता है, ताकि उसके साथ आपका रिलेशनशिप लंबे अरसे तक चलता रहे। लोड, तो ये हमने डिस्कस किया था कल्चरल डिसाइडिंग फैक्टर्स के कौन कौन से डिसाइडिंग फैक्टर हैं जो कल्चर को डिसाइड करते हैं। फिर अगर आपको याद हो, हमने कल्चरल वेब का जिक्र किया था, जॉनसन एंड स्कूल्स का कल्चरल वेब, के कल्चरल, जब भी हम कल्चर की बात कर रहे होते हैं तो ये कुछ इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये नजर आ रहे होते हैं उस कल्चर के अंदर, और ये सारे मोस्टली एक दूसरे से इंटररिलेटेड से होते हैं। तो कल्चर वेब में हमने डिस्कस किया था कुछ ये कल्चर किस तरह बन रहे होते हैं, कौन सी चीजें चल रही होती हैं कल्चर के अंदर। कुछ स्टोरीज चल रही होती हैं, कुछ कल्चर स्टोरीज पर चल रहे होते हैं, स्टोरीज की बेस के ऊपर, या वहां पे कुछ स्टोरीज बताई जा रही होती हैं, सुनाई जा रही होती हैं। एंड जैसे हमने अक्सर जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हो, वहां के किसी बंदे से बात करो, उसके पीछे कोई कहानी होती है, वो आपको कहानी सुना रहा होता है, उसके लिहाज से आपके दिमाग में उसके एक व्यू बन रहा होता है, कोई भी चीज है। उसके बाद सिंबल्स हमने ये डिस्कस किया था, जो वहां पे जो नजर आ रही हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं आपको है उस कल्चर के अंदर। उसके बाद रिचुअल्स एंड रूटीन्स, उन लोगों की रूटीन्स क्या है, वो कैसे काम करते नजर आ रहे हैं आपको, है। उसके बाद हमने रिचुअल्स की बात की थी कि कुछ डिफरेंट सेरेमनीज वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, लोगों के आने की, छोड़ के जाने की, या कुछ सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं, कुछ डेज को मना रहे होते हैं। उसके बाद पावर स्ट्रक्चर की बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन में पावर किस तरह यूज हो रही होती है, क्या वहां पे स्टेटस की बेस के ऊपर पावर मिलती है या स्किल्स की बेस के ऊपर वहां पे पावर मिलती है। उस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का है, फ्लैट है, टॉल है, इससे कल्चर बन रहा होता है। कंट्रोल्स की बात हो रही थी कि कंट्रोल किस तरह के लगाए हुए हैं, इम्प्लिसिट हैं या एक्सप्लिसिट हैं, लोगों के दिमागों में है या किताबों में है, तो किस तरह के कंट्रोल लेकर चले जा रहे हैं। तो ये इस तरह के मेरे बच्चे, ये हमने डिस्कस किया था, ये जॉनसन एंड स्कूल का कल्चरल वेब। उसके बाद बेटा आज हमने डिस्कस करना है डाइसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, कि कल्चर के नो डाउट कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एक कॉर्पोरेट कल्चर की हमने बात की थी, कुछ ऐसे कल्चर भी होते हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा होता है। लेकिन सम टाइम आप अगर अपने कल्चर के साथ बड़ा स्ट्रिक्टली अटैच हो, आप अपने कल्चर को लेके चलना चाह रहे हो, लेकिन आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा हो, आपका एनवायरमेंट थोड़ा सा वोलाटाइल हो, वहां पे चेंजिंग आ रही हो, और आप अपना कल्चर जिस तरह है उसी तरह लेके चल रहे हो, तो मेरे बच्चे यही कल्चर आपके लिए कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो जहां पे इसके फायदे हैं, वहां पे इस कल्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। तो वो नुकसानात क्या हो सकते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे ये चार तरह के मेरे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ डाइसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, इसको अलग से दिमाग में रखिएगा। जब भी वो पेपर में पूछ रहा होगा, ये चार हेडिंग्स देके आप जो दिल कर रहा हो बीच में लिख सकते हो, जिस तरह भी आपको मुनासिब हो। सबसे पहले शेयर्ड वैल्यूज नॉट अलाइंड, कि आपने क्या एक कल्चर सेट कर रखा है, लोगों का बिलीफ बनाया हुआ है, लोगों को वैल्यूज दी हुई हैं, और लोगों का एक खास तरीके का एटीट्यूड सेट किया हुआ। लेकिन मेरे बच्चे अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, और ये जो आपने ये जो सेट कर दिया है कल्चर, ये अब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, अगर उससे अलाइन ना हुआ, तो आप कभी भी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। जो लोगों का बिहेवियर है वो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेट करना चाहिए।
जो ऑब्जेक्टिव हो उस तरह का वहां के लोगों का, एम्प्लॉइज का बिहेवियर नजर आ रहा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आपने कोई मान लो कि जिस तरह का कल्चर आपने सेट किया हुआ है, वो लोग उसी मुताबिक चलते जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव अब आपके चेंज हो रहे हैं, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो मामला चेंज हो रहे हैं, तो लेकिन लोग उसके अलाइन ही नहीं लोग। This can be dysfunctional when the shared values are not in alignment with those shared values। ये जो values यानी कि जो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, जो भी उनके यकीन हैं, एटीट्यूड हैं, values हैं, shared values are not aligned with those that would further the effectiveness of the organization and is typically seen in dynamic environment। जहाँ पे डायनामिक इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे इन्वायरमेंट में मान लो कि चेंज आ रहा हो, तो मेरे बच्चे वहां पे जो आपका कल्चर है वो अगर उससे अलाइन ना हुआ तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फर्दर इफेक्टिव नहीं रहेगी, उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, रिसेंट एग्जांपल ऑफ नोकिया विच फेल्ड ड्यू टू नॉट अडॉप्टिंग टू द टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। बाहर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, ये कह रहे थे ठीक है हम जैसे चल रहे हैं, जो माइंडसेट था, जिस चीज को इन्होंने वैल्यू देनी थी उसी चीज को वैल्यू देकर रखी। नहीं नहीं, हम तो इन्हीं सिस्टम्स को, इन्हीं यही जो सिस्टम है या यही जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या यही जो चीजें हम सॉफ्ट कर रहे हैं, हमने इन्हीं को वैल्यू देनी है, हमने इन्हीं के साथ चलना है। अपने आप को चेंज ही नहीं किया है, वैल्यूज को चेंज ही नहीं किया। वो ज्यादा से ज्यादा चेंज भी किया तो विंडो के ऊपर ले आए, मोबाइल में मान लो कि वो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो डाल दी, उसका भी फायदा, वो भी फ्लॉप हो गया। जब एंड्रॉइड की तरफ दुनिया जा रही थी, ये किसी और से में जा रहा था, तो वहां पे डेफिनेटली इसको नुकसान हुआ, क्योंकि इसने अपने आप को अलाइन ही नहीं किया, अपने आप को चेंज ही नहीं किया। जिस पुराने स्ट्रेटजीज को, पुराने मामलात को जिस तरह चला रहा था, कह रहा है यही चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह चलता जाऊंगा तो शायद आगे भी फायदा होगा। नहीं मेरे बच्चे, उस वक्त फायदा था जब शुरू में, जब कोई और इस तरह का काम नहीं कर रहा था, इन्वायरमेंट उस वक्त इस तरह की चेंजेस नहीं आ रही थी। जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आना शुरू हुई, अब आपको भी चेंज होना था, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, हम तो अपनी शेयर्ड वैल्यूज को इसी तरह रखेंगे, जिस तरह कर रहे हैं, जिन चीजों को वैल्यू दे रहे हैं, जो चीजें हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है वही हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अपने आप को आपने बदला ही नहीं तो आपको नुकसान हो। क्रिएटिंग बैरियर्स टू चेंज, यही कल्चर कल अगर आप चेंज करना चाहेंगे अपने आप को, उसमें बैरियर के तौर पे काम करेगा। होता है ना, लोग यूज टू है होते हैं, इस कल्चर के लोग यूज टू हैं। देखो मान लो कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाता हूं, मैं इतने बजे आता हूं, इतने बजे चला जाता हूं, जब ड्यूरिंग द लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल होता हूं, उसके बाद बैठा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा। लेकिन एकदम से अगर इसको चेंज करना शुरू करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कह रही होगी अच्छा राणा साहब आपने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जाना है, उसके बाद आप जब भी आप बाहर जा रहे होंगे रिपोर्ट करके जा रहे होंगे, पूरा करने के लिए अब आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं अब जो चीजें जिस तरह पहले जिस तरह के कल्चर में फिट हो चुका हूं, अगर उस तरह कल्चर वो चला आ रहा था, तो मेरे बच्चे आप मुझसे आप चेंज एक्सपेक्ट करोगे, मेरे लिए मुश्किल होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही होता है, क्रिएटिंग बैरियर्स टू चेंज। ये जो कल्चर है, जैसे गवर्नमेंट के इदारों के अंदर एक खास कल्चर सेट हो चुका होता है, बड़ी रिलैक्स लाइफ होती है, उनको पता है जॉब सिक्योरिटी है, निकालना हमें किसी ने है को नहीं, काम करो ना करो, क्योंकि मैं अगर काम नहीं कर रहा, मेरे इर्द गिर्द कौन सा कोई काम कर रहे हैं, कल्चर ही नहीं काम करने का इतना। जब कल्चर ही नहीं काम करने का, कल जब आप उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हो, सारे लोग जो वहां पे वेले पड़े हुए थे, इतने इतने जिन्होंने पेट निकाले हुए हैं, अब एकदम से वो उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है जी, आप इस सिस्टम, आप नया सिस्टम लेके आ रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इससे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, इससे तो काम हो ही नहीं सकता। हालांकि उसी से काम हो सकता है, लेकिन इनको पता है कि जो कल्चर हमने पहले सेट कर रखा है, उस कल्चर को हमें चेंज करना पड़ेगा, और वो कभी भी विलिंग नहीं होंगे। तो जो कल्चर ऑलरेडी चल रहा होता है, अगर आप उसमें चेंज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, तो उसमें ये जो हमारा कल्चर है, ये बैरियर के तौर पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, रेजिस्टेंस फ्रॉम मैनेजमेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे ही वो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस चेंज कर रहे होंगे, काम करने का तरीकाकार बदल रहे होंगे, ये हमेशा सोचेंगे हो अब आप हमारी रूटीन चेंज कर रहे हो, हमारी वो शिफ्ट चेंज कर रहे हो, हमारा टाइम चेंज कर रहे हो, हमारे काम करने के डेज चेंज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपके रिलैक्सेशन का टाइम कम ज्यादा हो रहा होगा, फैमिली को जो टाइम दिया करते थे, जो लेजर टाइम हुआ करता था, हैं, वो थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि अब आप किसी हाई परफॉर्मिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, या वो उसको अपने आप को उस तरह कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अब आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये जो कल्चर है, ये क्या करता है, ये बैरियर क्रिएट करता है। यानी कि आप ये कह रहे हो तो ना चेंज लेकर ना आना है, और अगर आप चेंज आ भी रहा हो, तो आप फिर वहां पे मान लो कि ये जो कल्चर उस चीज में रुकावट बन रहा होता है कि नहीं भाई, ये चेंज अगर आ गया तो इससे मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ के मामला चेंज हो जाएंगे। उसके बाद क्रिएटिंग बैरियर्स टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्स होना, कुछ नया, यानी कि समथिंग वेरी डिफरेंट कुछ इस तरह कर लो, जिस तरह होता है ना कि एक चीज है, जैसे ये गोरमे वाले हैं, हम अक्सर एग्जांपल ले रहे होते हैं कि ये बेकरी के प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे थे, डाइवर्स किया, वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन थी कि एकदम से उन्होंने फर्नीचर को इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी मुश्किल हो जाती है। जैसे मान लो अगर जेंडर के लिहाज से देख लें, जेंडर के लिहाज से देख लें,
वो कहता है कि जहाँ पे एक एक डिपार्टमेंट है उसमें सारे मर्द हजरात काम कर रहे हैं, सारा दिन एक दूसरे को जुगतें कराते हैं, सारा दिन मजाक करते हैं, बड़ा ओपन डिस्कशंस हो रही होती हैं, जो भी है इस तरह चल रहा होता है। अचानक से क्या हुआ, उन्होंने ला के बीच में खातून को बैठा दिया कि ये भी यहाँ पे इसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे। अब सारे एक दूसरे को देख रहे होंगे, यार सत्यानाश फेर दिया। इतना माहौल बना हुआ था, इतनी खुलम डुला गुफ्तगू हो रही होती थी, ये था वो था, अब इन्होंने क्या कर दिया। तो उसको रजिस्ट करेंगे, उसको बेचारी को इतना तंग कर देंगे कि वो उस डिपार्टमेंट से छोड़ के चले जाए, क्योंकि हमने उसको होने नहीं देना इस तरह। इसी तरह खवातीन का मामला हो तो वहां पे कुछ इस तरह का मामला हो जाए, तो जो भी हो, तो ये जेंडर, इवन देन कहता है ग्रेटर जेंडर बैलेंस इन बोर्ड रूम कॉम्पोजिशन, वो भी हमारे लिए, उसको भी अचीव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप वो भी नहीं कर पाएंगे इस कल्चर की वजह से। क्रिएटिंग बैरियर्स टू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में, ये हमने ये डाइवर्स कल्चर की बात की थी कि जहां पे आप कल्चर को डाइवर्स करना चाह रहे होंगे, कुछ खवातीन मर्दों इनसे काम लेना चाह रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। उसके बाद क्रिएटिंग बैरियर्स टू मर्जर एंड एक्विजिशन, जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्जर करने जा रही हो, मर्ज करने जा रही होंगी, तो वो कभी भी जो वहां के लोग हैं वो रेजिस्ट करेंगे, ये क्या करने जा रहे हो हैं। अब उनको पता है कि जब ये मर्ज होंगी तो वहां पे प्रोसेसेस चेंज होंगे, तरीकाकार चेंज होगा, कल्चर भी चेंज होना पड़ेगा इनको, डिपार्टमेंट्स हो सकता है बदल रहे हो, लोग बदल रहे हो, नए चेहरे आ रहे हो, मैनेजमेंट बदल रही हो, तो मेरे बच्चे कल्चर बदलना होगा डेफिनेटली। तो क्रिएटिंग बैरियर्स टू मर्जर एंड एक्विजिशन, इनको लग रहा है कि हमारी रूटीन्स बदलेंगी, हमारी जो आज जो मामला हैं वो बदल रहे होंगे, तो इसको रजिस्ट करते हैं ना, भी मर्जर ना करना, एक्विजिशन ना करना। एक्विजिशन का मतलब क्या है, आप कोई और एंटिटी को अक्वायर कर रहे हो, खरीद रहे हो। मर्जर क्या है कि दो मिलकर एक नई बना रही है। एक्विजिशन में क्या है, एक ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी खरीद लिया है, अब ये अंडर सेम मैनेजमेंट होंगे दोनों। मर्जर क्या है, दो ने मिलकर एक बना लिया है। खैर, उसके बाद अब बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड डायग्नोस्टिक मॉडल्स। उसमें सबसे पहले एडगर शीन लेवल्स ऑफ कल्चर। अब हम देख रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर हैं वो किस तरह डेवलप हो रहे होते हैं, या किस तरह आप कल्चर को डायग्नोज कर सकते हो कि किस तरह का कल्चर है, उसको समझना चाह रहे हो तो किस तरह समझ सकते हो। तो उसके लिए मेरे बेटे एडगर शीन लेवल्स ऑफ कल्चर, इसके अंदर एडगर शीन ने बताया है कि जब भी आप कल्चर को देखना चाह रहे हो उसमें 3 लेवल्स होते हैं। कल्चर में 3 लेवल्स आप देख सकते हो। 3 लेवल्स में कौन कौन से हैं? सबसे पहले कहता है कि एक कल्चर का वो हिस्सा होता है जो आपको नजर आ रहा होता है। एक वो हिस्सा होता है जो आपको नजर आ रहा होता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाते हो, आप वहां पे देखते हो कि जो वहां पे देख रहे हो लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं, लोग किस तरह बोल रहे हैं, वहां पे किस तरह, मान लो कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह का है, लोग किस तरह चल रहे हैं, बैठ किस तरह रहे हैं, किस तरह मामला चल रहे हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं आपको, जो नजर आ रही, ये क्या है? इनको हम कह रहे होते हैं मेरे बच्चे, ये क्या है? आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स क्या है? आर्टिफैक्ट्स क्या चीजें हैं? वो विजिबल या टेंजिबल जो चीजें आपको नजर आ रही हो, विजिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस जो नजर आ रहे हैं आपको, उनको आप आर्टिफैक्ट्स कहते हो। किसी घर में जाते हो ना आप इर्द गिर्द बैठे देख रहे होते हो, या ये तस्वीरें लगी हुई हैं, अच्छा इन्होंने इस तरह इसके डिजाइन किया हुआ, ये सारा तो आप समझ रहे होते हो, उसको देख रहे होते हो, आप उसके घर के बारे में समझ रहे होते हो, ये कितने सोबर किस्म के लोग हैं, ये क्या है, ये किस बेस पर कर रहे हो, जो चीजें नजर आ रही हैं आपको। तो कल्चर का वो हिस्सा जो दुनिया को नजर आ रहा होता है उसको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, जो देख सकते हो आप। एक तो वो है मेरे बच्चे। उसी के आगे अगर हम कल्चर के दूसरे लेवल में जाएं तो मेरे बच्चे उसको कह रहे थे एस्पाउस्ड वैल्यूज। ये बंदा सामने काम कर रहा है जबकि दूसरा फारिग बैठा हुआ है, ये ऐसे क्यों है? वो इसके साथ काम क्यों नहीं कर रहा? दिमाग में आएगा नहीं? ये बंदा काम कर रहा है, वो उठ के जा रहा है, वो घर जा रहा है, ये बैठा काम कर रहा है, ये क्यों है ऐसा? ये लोग सारे किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, और ये सारे ऐसे एक जगह पे बैठे क्यों काम कर रहे हैं? जो भी हो, इस तरह की भी कुछ ये क्यों वाली बात है। एक तो था जो नजर आ गया आपको, उसमें मजीद क्यों नहीं है, लेकिन जो काम होता हुआ नजर आ रहा है आपको, लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है, ये ऐसा क्यों है? तो मेरे बच्चे उसको हम कह रहे होते हैं ये हमारी एस्पाउस्ड वैल्यूज है। इसको भी आप, इस तक भी आप पहुंच सकते हो, इन चीजों तक कैसे पहुंच सकते हो? एस्पाउस्ड वैल्यूज तक भी पहुंच सकते हो आप। ये जो ऐसे, अगर एक बंदा खड़ा है, बैठा है, फारिग बैठा है, काम कर रहा है, भाई हर बंदे को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली होती है। एक बंदे ने अपना काम कर लिया है तो दूसरा अपना कर रहा है, तो इसी तरह जो उसको रोल मिला है वो उसने अपना रोल करना है। तो अगर आप इन लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, जो नजर नहीं आ रही होंगी वहां पे, लेकिन आप देखना चाहो तो देख सकते हो इनके डॉक्यूमेंट्स में। ये मैं कहना चाहूं, ये जो चीजें वो जो नजर आ रही हैं, एस्पाउस्ड वैल्यूज वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स में से आपको नजर आ सकती हैं, जो उसके मिशन स्टेटमेंट है, जो उसकी विजन स्टेटमेंट है, जो उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है, जो हायरार्की है,
है। तो जो स्ट्रक्चर है, जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को दी हुई है, वो पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा ये आगे मजीद ये क्यों है। तो कल्चर का वो हिस्सा जो नजर आ रहा होता है, जिसको देखते ही आप समझ जाते हो ये हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं। कल्चर का वो हिस्सा जो नजर तो आ रहा होता है लेकिन उसकी वजह का आपको नहीं पता होता, जो नजर आ रहा है किसी हद तक, किसी हद तक है, लेस विजिबल है, बहुत उतना क्लियर नहीं, देखते ही पता चल जाए। कहते हैं लेस विजिबल बट कैन बी टॉक्ड अबाउट। इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। और ये कहां पे देखा जाएगा? स्ट्रेटजीज, गोल्स, विजन, जॉब डिस्क्रिप्शंस, चार्ट्स, ऑर्गेनोग्राम, जो भी है, इन जगहों पे आपको नजर आ रहा हो। तो ये मेरे बच्चे हो गया। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज आ जाती है मेरे बच्चे, वो कहते हैं कि ये विजिबल ही नहीं होते। एक सारे लोग मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, सारे लोग अच्छे तरीके से बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं सारे लोग, तो ये क्यों कर रहे हैं? और उनसे पूछा कि भाई आप इतने अच्छे तरीके से पेश आते हो, घर में तो मोहल्ले में तो लड़ रहे होते हो, कहते मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ये वो चीजें हैं जो उन लोगों के दिमाग में है, जो लोगों के दिमाग में है, जो उनके मान लो कि सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, लेकिन उनके बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं इस बारे में। इवन देन मेरे साथ खुद इस तरह की सिचुएशन होती है। यहाँ पे मैं इतना अच्छे तरीके से बाहर बच्चों से डिस्कशन कर रहा हूँ, जब घर पहुंचता हूँ तो वहां पे कोई बच्चे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था ये क्यों शोर कर रहे हैं इस तरह का। और बाहर हम शोर भी बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ है जो भी है। वहां पे यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है। घर वाले कोई काम कह रहे हैं तो उनको हम वैसे ही कह रहे होते हैं, सारा दिन मैं काम कर करके आया तो तुम फिर मैंने काम करवा दो, जो भी कुछ इस तरह का मामला। और यहाँ पे सारा दिन हम काम कर रहे हैं। अजीब, ये वो चीज जो मैं कह रहा हूँ जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, जो नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो ऊपर के जो हमने ये फैक्टर डिस्कस किए उनमें नजर आ रही होगी, लेकिन हमारे दिमाग में है, वजह नहीं हमें पता कि ये क्यों हम इस तरह कर रहे हैं। यूजुअली नॉट विजिबल एट ऑल, ऑफन हेल्ड सबकॉन्शियसली, जो सबकॉन्शियस पड़ी होती है, वो चीज जो हमारे दिमाग में पड़ी तो है। एक होता है कि हम देखो हमारे दिमाग में, अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी है, हमारे दिमाग की 3 हालतें होती हैं। एक एक्टिव है, कॉन्शियस है, यानी कि एक्टिव है, सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस तो आपको पता है जब आपका दिमाग हालत आपके बिल्कुल आपको पता ही ना कि क्या है, कहां पे पड़े हुए। एक्टिव वो जब आप जैसे क्लास में बैठे होते हो, सुन रहे हो तो टीचर अल्लाह करे हो इस तरह का मामला जैसे अभी हो। और सबकॉन्शियस क्या है? इनकी दरमियानी हालत है। तो मेरे बच्चे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती हैं, लेकिन हमें मान लो कि हमें नहीं पता होता कि कुछ इस तरह की चीज भी हमारे अंदर है, लेकिन वो होती है, जिसकी बेस के ऊपर हम बड़ा, जैसे मान लो कि ये आप मजहबी जज्बात को देखते हो। एक बंदा जो खुदा ना खास्ता कभी शायद कभी अल्लाह ना करे वो कभी मस्जिद में ना जा रहा हो, नमाज ना पढ़ रहा हो, बाकी मामला को ना देख रहा हो, एकदम से जैसे ही कोई मामला हुआ फ्रांस की तरफ से हुआ तो एकदम से इतना एक्टिव हो गया, वो खुद भी सोच रहा होता है कि मेरे अंदर इतनी मोहब्बत है, ये कैसे भाई, उसके थी उसके दिमाग में पड़ी हुई है। तो इस तरह की जो चीजें हमारे दिमाग में पड़ी होती हैं, जो नजर तो नहीं आ रही होती है, मान लो कि वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती, हमें खुद नहीं पता होता कि हम ऐसे, अब ये क्यों है, एकदम से इतना गुस्सा हमें क्यों आया इस मामले के ऊपर। तो खैर, अनकॉन्शियस बिलीफ, परसेप्शंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही होती, मैं कह रहा हूं ना, देखो ना, अब मुझे एक पता चला, एक बंदा कह रहा था कि ये देखें जी, ये फलाना बंदा है, इतना काबिल है, इसके दिमाग में जो चीजें हैं, आइडियाज हैं, वो निकाल क्यों नहीं लेते। एक तो वो है कि उसका जो काम है आपको नजर आ रहा है, ये आर्टिफैक्ट्स है। एक वो जो चीजें आपको बाहर से तो नहीं नजर आ रही होंगी लेकिन उसमें हैं, वो हो सकती हैं। जैसे एक तो हमारी जिल्द है ना, ये जिल्द है। अब आपको मेरा दिल क्या है, कैसा है, मान लो कि वैसे मैं दिल की वैसे फिजिकल हालत को देखा, वो तो नजर नहीं आ रहा, वैसे जल्द समझाने के लिहाज से बात कर रहा हूं, लेकिन देखा जा सकता है, ऑपरेशन करके देखा जा सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि दिमाग में चल क्या रहे हैं, दिमाग को खोल के तो देख सकते हो कि अंदर दिमाग किस तरह बना हुआ है, लेकिन खोल के देखो आगे दिमाग में चल क्या रहा है उसका। आउटर स्किन है आर आर्टिफैक्ट्स, इनर लेयर आर स्पाउस्ड वैल्यूज, पैराडिम बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन, जो अंडरलाइंग अजम्पशन जो हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो ये 3 तरह के मेरे बच्चे लेवल्स हैं, ये 3 तरह के लेवल्स हैं। देर आर इंटरलेटेड एंड रेक्ट विद ईच अदर। ये जो इंटरलेटेड होते हैं आपस में मिलकर, जैसे जो मैं एक्ट कर रहा हूं, जो नजर आ रहा है, जो हालत में नहीं नजर, जिस तरह के मैंने कपड़े पहने हुए हैं, जो मेरी हालत आपको नजर आ रही है, जो मैं काम कर रहा हूं, ये आर्टिफैक्ट्स हैं, नजर आ रहे हैं। उसके बाद इनर स्पाउस वैल्यूज, जो नजर तो नहीं आ रही, राणा साहब ये काम क्यों कर रहे हैं भाई, सीएफई वालों ने जिम्मेदारी दी हुई है मुझे
या कॉलेज वालों ने जिम्मेदारी दी हुई है, फलाने कॉलेज ने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं। ये क्या है? ये इनर लेयर है, स्पाउस्ड वैल्यूज है। जो देखना चाहो तो देख तो सकते हो कि राणा साहब इस तरह ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको कोई जिम्मेदारी मिली हुई है, उस जिम्मेदारी को देख सकते हो, उस कागज को देख सकते हो। लेकिन आगे मजीद क्या है कि मैं इतने अच्छे तरीके से या मान लो खुश उसलूबी से हंस के, ये तो शायद मुझे उन्होंने भी ना लिखकर बताया हो, लेकिन मैं कर रहा हूं, ये क्यों चल रहा है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, उसकी बेस के ऊपर ये हमारा पैराडिम है। खैर, तो आर्टिफैक्ट्स, विजिबल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन की चार दीवारी में घुसते ही जो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, जो लोग नजर आ रहे हैं, उनका पहनावा नजर आ रहा है, लोगोज नजर आ रहे हैं, वहां पे बिल्डिंग नजर आ रही है, वहां पे काम करते हुए लोग, उनके प्रोसेसेस जो नजर आ रही हैं चीजें, वो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं। और उसके बाद स्पाउस्ड वैल्यूज क्या हैं? वो जो उनके मिशन, जो फिलॉसफी, जिस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं, उनके एथिक्स, ये सारी चीजें लिखी होती है ना, स्ट्रेटजीज, गोल्स, स्टेटेड वैल्यूज, लिखा हुआ स्टेटस वैल्यूज जो लिखी हुई है कि आपने इस तरह इन चीजों को अहमियत देनी, इस तरह काम करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन के कागजों में मिल सकती है। ये जो नजर आ रही होंगी, ये अगर आप देखना चाहें ये क्यों चल रहा है, आप उसके कागजों में देख सकते हो। फर्दर क्या है? ये क्या है? बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन, अनकॉन्शियस बिलीफ्स, परसेप्शंस एंड थॉट्स जो दिमाग में चल रहा हो। इस तरह होता है ना, बड़ी सारी दफा होता है कि एक बंदा सोच रहा होता है कि यार देख, इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इस बंदे ने ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है, ऊपर ये मैनेजर भी उधर अलग से बैठा रखे हैं, ये दो काम क्यों कर रखे हैं? ये उसके दिमाग की खराबात है, वो जिस तरह मर्जी कर रहा है, उसको खुद भी पता होता ये मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे होता है ना कि आप किसी के साथ वो कर रहे होते हो, कोई लेन देन कर रहे होते हो, आप उसको कहते हो ये लिख दो, मुझे लिख कर दो, ये क्यों कह रहे हो लिख कर? क्या भरोसा नहीं तुझे? पता नहीं उसका दिल कर रहा होता कि नहीं, खुद ही कोई अंडरलाइंग असम्पशन है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसकी बेस के ऊपर ये काम करना चाह रहा है, कहता नहीं लिख कर करो इसको। उसके बाद कहता है आउटर स्किन, आगे इनको बता रहा है, एट वन लेवल द कल्चर ऑफ कंपनी इज एविडेंट इन व्हाट ए विजिटर कैन सी। विजिटर जो भी देख रहा होता है, यानी कि उसको कह रहे हैं फैसिलिटीज एंड सराउंडिंग इन विच एम्प्लॉइज वर्क हैव टू क्रिएट कल्चर, यानी कि जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है वो कल्चर को डेवलप कर रहा होता है, दिखा रहा होता है कि हमारा कल्चर किस तरह का है, चाहे वो बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई पेंटिंग्स हो, पिक्चर्स हो, वहां पे लेआउट हो हमारी बिल्डिंग का, जो भी है। So too does the way that employees dress. For example, some organization insist an office worker dressing formally, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लोग मान लो कि कैजुअल क्लॉथ वो ड्रेसिंग भी करके आए होते हैं, कोई मसला नहीं, उनको काम चाहिए होता है। जैसे मर्जी उन्होंने जीन्स पहनी हो, दैट डजंट मैटर है, जोकर शोकर पहन के आए, कोई इश्यू नहीं। कल्चर इज आल्सो सीन इन द वे दैट एम्प्लॉइज टॉक टू ईच अदर, जिस तरह लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह हंस रहे हैं, जो नजर आ रहा है मैं कह रहा हूं आपको। इट कैन बी हेयर्ड इन द लैंग्वेज दैट यूज्ड, और जो लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसमें आप उसका कल्चर, जिस तरह वो टेक्निकल वर्ड्स बोल रहे होते हैं, जार्गन बोल रहे होते हैं, जो चीज सुन रहे हो, जो चीज देख रहे हो, तो ये क्या है? ये उसकी आउटर स्किन है जो नजर आ रही है आपको। जैसे यहाँ पे ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, ये लोग किस तरह काम कर रहे होंगे, किस तरह एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो ये मेरे बच्चे जो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में घुसते ही ये इधर उधर देखा, ये नजर आ रहे हैं, ये सारा कुछ क्या है, ये इन्होंने खास तरह का ये वो पहना हुआ है, इनका ड्रेस है, कोई बंदे बीच में कोई कैजुअल ड्रेसिंग करके भी बैठे होंगे, कोई किस तरह काम कर रहा होगा, ईच एंड एवरीथिंग ये जो है, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? इसका आउटर स्किन या आर्टिफैक्ट्स। लेकिन इनर लेयर या स्पाउस्ड वैल्यूज, ये क्या है? ये क्या है? अगर आप इनको देखना चाहो, मैंने ये कहा था कि ये क्यों ऐसा चल रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये लोग इतने एथिकल क्यों हैं, ये लोग इतने अनएथिकल क्यों हैं, ये लोग फलाने क्यों हैं, भाई क्या करना है? अब आप देखना चाहो तो उन कागजों में देख लो, इनको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज में देख लो, प्रोसीजर में देख लो, रूल्स रेगुलेशन में देख लो, जॉब डिस्क्रिप्शन में देख लो, उनके मिशन विजन में देख लो, आपको यहां पे चीजें नजर आ रही होंगी ये ऐसा क्यों चल रहा है। उसके बाद बेटा हमने पैराडिम, अंडरलाइंग असम्पशंस को डिस्कस किया था कि पैराडिम क्या है। पैराडिम क्या है? वो चीज जो लोगों के दिमाग में है, जो नजर नहीं आ रही, वो चीज जो लोगों के दिमाग में है, जिसकी बेस के ऊपर लोग खास तरह से बिहेव कर रहे हैं, खास तरह से वो कर रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा, ना किताबों में लिखा हुआ है, ना तो नजर आ रहा है, ना ही किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग खास तरीके से बिहेव कर रहे हो तो उसको कह रहे होते हैं ये क्या है? ये पैराडिम है। ले बेटा, अब ये जो कल्चर को जस्ट आगे मजीद आपको समझाने की कोशिश की कि आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, वो जो नजर आ रहे हैं, जिस तरह लोग काम करते नजर आ रहे होंगे सारा कुछ, और स्पाउस्ड वैल्यूज क्या हैं जो उसके डॉक्यूमेंट्स में नजर आ रही होंगी, जो उसके डॉक्यूमेंट्स में नजर आ रही होंगी, जो उसके स्टेटमेंट्स में नजर आ रही होंगी। उसके बाद अंडरलाइंग अजम्पशंस की हमने बात की थी, वो जो दिमाग में है, जैसे मान लो दिमाग में क्या चल रहा है, कहता है भरोसा ठीक है बट कंट्रोल इज बेटर, ट्रस्ट इज गुड बट कंट्रोल इज बेटर। ये आपके दिमाग में चल रहा है, उसके लिहाज से आप वो काम कर रहे हो, लोगों को नजर नहीं आ रहा क्या है। यू कांट लेट द मंकीज रन द दो, आई वॉन्ट पे एनीवन फॉर फ्लैग, ये आपके दिमाग में चल रहा था। वो बंदा वेला बैठा रहता है,
नहीं मैंने इसको पे करना, ये दिमाग में चल रहा है लेस। आप क्या करते हो, उसी चीज में जो दिमाग में चल रहा होता है एकदम से डिसाइड करते हो, इस दफा इसकी सैलरी डिडक्ट कर दो, जो भी है। चार्ल्स हैंडी मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। खैर इंपॉर्टेंट तो ये सारी थ्योरी जितनी भी हों, चाहे ये एडगर शीन को जो हमने डिस्कस किया, डायसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, और अब ये अगर हम चार्ल्स हैंडी की बात करें तो मेरे बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स हैंडी, इसने भी मेरे बच्चे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर को बताने की कोशिश की कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर किस तरह से देखे जा सकते हैं, और इसने इसको रिलेट किया कुछ, उसने एक किताब लिखी इन हिज बुक गॉड्स ऑफ मैनेजमेंट। उसने अपनी किताब गॉड्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये कॉन्सेप्ट उसने कहां से लिया था, ये कोई ग्रीक जो आइडियाज होते हैं, आपको पता है कि ग्रीक के अंदर वहां पे डिफरेंट गॉड्स का कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो काम है ये गॉड करता होगा। उन्होंने हर चीज के लिए सोचा होता है कि ये काम जो है वो कई खुदा हैं, और हर खुदा अपने अपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनके नजदीक उनका ये कॉन्सेप्ट है इस तरह का। तो इसने भी वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर हम देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह का होगा, ये इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस तरह वो हमने डिस्कस किया था मिन्सबर्ग के ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, याद रखें, उसी तरह से मिलता जुलता है। वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। स्ट्रक्चर मतलब वहां पे कल्चर की बात करना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, वो उन 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से डिपेंड करेगा कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी चलती है। वहां पे हमने एपेक्स की बात की थी, मिडल मैनेजमेंट की बात की थी, कोर की बात की थी, ऑपरेटिंग कोर की बात की थी। इसी तरह हमने वो एडोक्रेसी की बात की थी जहां पे सपोर्ट स्टाफ था, मशीन ब्यूरोक्रेसी की बात की थी जहां पे टेक्नोक्रेट्स हैं। तो इसी तरह की बात यहां पे चल रही हो। ये कह रहा है कि जो कल्चर होगा वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, कि ऑर्गेनाइजेशन का पावर कल्चर क्या है, वो बता रहा होगा ये किस सूरत में होता है, रोल कल्चर किस सूरत में होता है, टास्क कल्चर किस सूरत में होता है, और पर्सन कल्चर किस सूरत में होगा। इसको एक एक करके मेरे बच्चे देख लेते हैं। इसको बताने के लिहाज से जस्ट अभी हम यहां से देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह आगे उसको कंटिन्यू करते हैं, वहां से उसको रीड आउट भी कर लेंगे। सबसे पहले अगर मेरे बच्चे हम बात कर रहे हो पावर कल्चर की, कि ऑर्गेनाइजेशन का पावर कल्चर क्या है, या इसको ये कह लो कि जिस तरह वो हम डिस्कस किया था ना हमने सेंट्रलाइजेशन, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। पावर स्ट्रक्चर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहां पे पावर किस बंदे के पास है, किस तरह पावर को यूटिलाइज करो। अगर तो एक ही बंदा या एक ही टॉप मैनेजमेंट सारी पावर अपने पास संभाल के बैठी हुई है, वो अपने लिहाज से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, इस तरह के कल्चर को कहते हैं ये पावर कल्चर है। यहाँ पे जहां पे मान लो कि एक बंदा जिस तरह वो एंटरप्रेन्योर में होता है, या मान लो कि जहां पे वो ब्यूरोक्रेसी होती है वहां पे टॉप मैनेजमेंट सारी डिसीजन मेकिंग अपने पास संभाल के बैठी होती है। तो इसको क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये पावर कल्चर है, जहां पे टॉप मैनेजमेंट, यहां पे यानी कि ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के लिहाज से इसको देखिएगा, यानी कि ब्यूरोक्रेसी को उस लिहाज से ना यहाँ पे वो कीजिएगा रिलेट। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि जहां पे हमने देखा था ना कि पावर जो है या तो टॉप मैनेजमेंट अपने पास सारी संभाल के रख के बैठी हो, या कोई एक आधा बंदा जैसे एंटरप्रेन्योर में था सारी डिसीजन मेकिंग की पावर अपने पास संभाल के बैठा हो। तो मेरे बच्चे उसने अपने लिहाज से सारा कल्चर सेट किया होता, अपने लिहाज से सारे मामला को चला रहा था। तो एक तो ये पावर कल्चर होता है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें रोल कल्चर की, तो रोल कल्चर में क्या है कि मेरे बच्चे आपने एक प्रॉपर हायरार्की बनाई होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उस हायरार्की में हर बंदे को आपने एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और वो बंदा अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस लिहाज से परफॉर्म कर रहा होता है। इस तरह होता है, इसको कह रहे हैं ये रोल कल्चर है। यानी कि हर बंदे को एक रोल मिला हुआ, उसने अपने रोल के मुताबिक काम करना है, इधर उधर क्या चल रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर होता है, ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होती है, उस हायरार्की में आपने हर बंदे को प्रॉपर, आपने एक तो ओवरऑल वर्क डिवीजन की होती है, उस डिवीजन को आपने लोगों को एलोकेट किया होता है, हर बंदा अपने अपने काम को परफॉर्म कर रहा है, उसको इर्द गिर्द क्या मामला है उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह का जो होता है उसको कह रहे हैं ये रोल कल्चर है, जहां पे आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से तयशुदा है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, वो आता है हमारा टास्क कल्चर। अच्छा मेरे बच्चे यहां पे याद रखो, यहां पे जो कल्चर है ना इस तरह का है, इनको टास्क मिला होता है, इनको एक प्रोजेक्ट मिला है, इनको टास्क मिला है, लोगों ने उस टास्क को कंप्लीट करना है। वो जैसे मर्जी करें, घर बैठ के उसको कंप्लीट करें, ऑनलाइन बैठ के कंप्लीट करें, जैसे मर्जी कर लें। जैसे मान लो कि अभी मुझे ये कहा जा रहा है कि भैया आपने पढ़ाना है, मेन मकसद इनको कॉलेज वालों को मेरी पढ़ाई चाहिए, मेरा पढ़ाना चाहिए बच्चों को, चाहे मैं, वो कह रहे हैं कि सर आप अब चाहे आप कॉलेज आके पढ़ा लो चाहे घर से पढ़ा लो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या है, ये टास्क मिला हुआ मुझे कि मैंने अपने सिलेबस को खत्म करना है, वो जैसे मर्जी मैं कर रहा हूं।
तो अब उनको कोई इससे कोई लेना देना नहीं, मैं कैसी ड्रेसिंग कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, है मैं क्या, कब आ रहा हूं, कब जा रहा हूं, मैं आ भी रहा हूं कि नहीं आ रहा यहाँ पे कॉलेज के अंदर, उनको मेरा इस टास्क से कंसर्न है कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट करना है, जिसको कहते हैं ये टास्क कल्चर है। टास्क कल्चर में क्या है, लोगों को टास्क मिला होता है, काम मिला होता है। अब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है वो सिर्फ काम करो, जैसे गूगल है, गूगल का अगर ऑफिस देखो वहां पे आपको पता है कि मोस्टली है भी आईटी से रिलेटेड मामला होते हैं, है? तो लोगों को अपने अपने प्रोजेक्ट मिले होते हैं, अपना अपना काम मिला होता है, वो लोग जैसे मर्जी घर बैठ के करें, वहां पे आके करें, और वहां पर भी ऐसा माहौल होता है, लग ही नहीं रहा होता कि यहाँ पे ये कोई ऑफिस है। तो वहां पे तो लोग अपने पेट साथ लेकर आए होते हैं, बड़े अब जिस तरह की मर्जी ड्रेसिंग करके फिर रहे होते हैं, साथ ही वहीं पे जिम शिम चल रहे हैं, वहीं पे वो खाने पीने के मामला हैं, अजीबो गरीब सा माहौल है, इंतहाई इनफॉर्मल किस्म का। लेकिन उनको इन चीजों से कोई नहीं, वो कहते हैं कि ए हेल्दी बॉडी हैज ए हेल्दी माइंड, उनके दिमाग में है, उनको पता है कि जितने फ्रेश रहेंगे उतना ही अच्छा काम करेंगे, हमें इनसे टास्क चाहिए, हमें इनसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, हमें इनसे प्रोग्रामिंग चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए, वो ये हमें करके देते हैं, और जितना बल्कि इनको हम इज में रखते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा करके दे रहे होते हैं, हमें इनके बाकी मामला से कोई लेना देना नहीं। अगर इनको हमने काम दिया है, चाहे उसको 1 घंटे में करके दे दें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम होना चाहिए। तो ये होता है इस तरह का जहां पे कल्चर होता है, जहां पे सिर्फ मामला काम से रिलेटेड होते हैं, ना कि इंसान से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं ये टास्क कल्चर है। और उसके बाद मेरे बच्चे आ जाता है पर्सन कल्चर। और जब मैं पर्सन कल्चर की बात करूंगा, यहाँ पे वो जिस तरह हमने मिन्सबर्ग में डिस्कस किया था ना, जहां पे प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी थी, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में क्या था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो कि स्टेटस या रोल नहीं, बल्कि वहां पे कुछ लोग इंपॉर्टेंट होते हैं किसी खास स्किल की बेस के ऊपर, या मान लो कि कुछ लोग ज्यादा डोमिनेट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर उनके उनके मुताबिक सारे का सारा कल्चर सेट हो रहा होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, स्कूल है, वहां के टीचर हैं, जैसे यहाँ पे ये सीए के कॉलेजेस हैं, सीए के कॉलेज में जहाँ पे कोई एक आधा टीचर बड़ा ही डोमिनेंट होगा, वो सारे मामला तो अपने लिहाज से कहीं ना कहीं वो देख रहा होता है, उसकी चल रही होती है, उसकी माननी पड़ रही होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, है। तो ये उसकी बात है जहां पे कुछ लोग इंपॉर्टेंट हो, जहां पे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे टास्क से कोई कंसर्न नहीं, यहाँ पे लोगों की सेटिस्फेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो डोमिनेंट लोग हैं वो मुतमिन होने चाहिए, वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसको कहते हैं ये पर्सन कल्चर है। पीपल बिलीव देमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू द बिजनेस, यानी कि कुछ लोग अपने आप को बिजनेस से भी ऊपर समझ रहे होते हैं, होता भी है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अभी एक कॉलेज हो, वहां पे एक टीचर की वजह से सारे बच्चे वहां पे आ रहे हो, तो वो कॉलेज से ऊपर, तो अब वो कॉलेज बजाय कि वो बंदा कॉलेज का ख्याल रख रहा हो, अब कॉलेज उस बंदे का ख्याल रख रहा होता है कि ये छोड़ के ना चला जाए। तो यहाँ जहां पे इस तरह का मामला, एक हॉस्पिटल है, वहां पे इतने सारे पेशेंट दूर दूर से लोग इसलिए इलाज करवाने आ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर इस तरह का है जो कि मान लो कि लोग जैसे इलाज करवाना चाह रहे हैं, वो मान लो अब ये नहीं कि वो डॉक्टर हॉस्पिटल चला रहा है, बल्कि वो हॉस्पिटल उस डॉक्टर को चला रहा है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे पेशेंट वहां पे आ रहे हैं। तो ये इसको कह रहे थे, ये क्या है, ये पर्सन कल्चर है। नहीं बेटा, अब जरा थोड़ा सा रीड आउट करने के लिए शायद वो है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं। पावर कल्चर की हमने बात की थी। पावर कल्चर में क्या था, जिस तरह वो हमने डिसीजन मेकिंग में कहा था कि जहां पे जो डिसीजन मेकिंग की पावर एक्चुअली में वो कुछ लोग अपने पास रख रहे हो, जैसे हमने एंटरप्रेन्योर में डिस्कस किया था, सेंट्रलाइज्ड होती है। कहते हैं पावर कल्चर इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। The boss maintain freedom of maneuver and retain power by writing very little down and relying on the spoken word. कहते हैं यहाँ पे बॉस मोस्टली क्या करता है, पावर अपने पास रिटेन करके रखता है, और बहुत कम आगे जो चीजें, जो डिसीजन मेकिंग की पावर, कुछ इस तरह की चीजें आगे वो भेज रहा होता है, मोस्टली अपना हुक्म ही दे रहा होता है, स्पोकन वर्ड। द बॉस ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल थ्रू द फोर्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड पर्सनल चार्म। यहाँ पे वो अपनी जो भी उसकी पर्सनैलिटी है या पर्सनल चार्म है, उसके जरिए लोगों से काम लेने की कोशिश कर रहा होता है, पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है। लो बेटा, उसके बाद हमने रोल कल्चर की बात की थी कि रोल कल्चर में क्या चल रहा था मेरे बच्चे। आपने ये ब्यूरोक्रेसी की तरह था, आपने यहाँ पे हर बंदे को एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, और वो बंदा उन जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा होता है। तो ये भी हमने, ये ब्यूरोक्रेसी टाइप का होता है ना, क्या हमने ये डिस्कस नहीं किया होता कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये इंतहाई स्टेटिक किस्म का, जहां पे एनवायरनमेंट हो, जहां पे एनवायरनमेंट ज्यादा डायनामिक ना हो, वोलाटाइल ना हो, यानी कि स्टेबल एनवायरनमेंट में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, जो रोल कल्चर जहां पे चल रहा हो। रोल कल्चर क्या है, जहां पे ब्यूरोक्रेसी हो, इस तरह की बातें लिख लिया करो साथ। जहां पे ब्यूरोक्रेसी चल रही हो, तो वहां पे हमने कहा था ये क्या है, ये रोल कल्चर है। और फिर हमने बात की टास्क कल्चर की, और टास्क कल्चर में हमने क्या कहा था कि काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। यहाँ पे काम से कंसर्न है, इंसान से कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे इंसान से हमें कोई लेना देना नहीं, हमने उसके ऊपर बड़ी सारी पाबंदियां नहीं लगानी, उसको हमने बड़ी सारी इस तरह की और वो चीजों में नहीं डालना, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगाने, हमें उससे काम चाहिए और वो काम करके दे दे।
तो यहाँ पे ये सारे का सारा जो टास्क कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वो डिपेंड कर रहा होता है टास्क के ऊपर। टास्क परफॉर्म होना चाहिए। In task culture, the focus is on task and getting task completed in the most efficient and effective way. And the main aim is the successful solution of problem. यानी कि मसाइल का हल है यहाँ पे, ना कि यहाँ पे हमने मसाइल पैदा करने हैं लोगों के, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा। हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की आधी एनर्जी तो इस बात के ऊपर जाया करवा देते हैं, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, तू इधर नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, तू इतने बस 10 मिनट लेट आया तो भाड़ में जा। ये 10 मिनट लेट आया है तो इसको कुछ ना कहे, ये सारा दिन 10 घंटे बैठ के तेरे लिए काम करेगा, तू आते ही उसको 10 मिनट का ताना दे दे, ये 10 घंटे यहाँ पे जाया करके जाएगा, तो उसका कौन जिम्मेदार? लेकिन हमने ये नहीं सोचना, हमें तो खुदा ना खासा लोगों को ताना देने की आदत है कि भाई आपने ये क्या कर दिया। 100 मसला हो सकता है रास्ते में। लोग, मुझे इतना पता है कि एक बंदे ने मुझे ये कहा, एक कॉलेज में मैं था, मैनेजमेंट में था उस वक्त, उसने मुझे ये कहा कि राणा साहब आपको आज इतने बजे आ जाना चाहिए था, आज क्लासेस शुरू हुई हैं, आज आपको इतने बजे आ जाना चाहिए था। मैंने उसी वक्त उस बंदे को कहा, सर मेरी तरफ से ये रेजिग्नेशन है। यानी कि आ जाना चाहिए था, मुझे पता है कि मैंने काम कब कैसे करना है, या तो मेरे काम के ऊपर कोई मसला हो। जब काम के ऊपर मसला नहीं, मुझे कब आ जाना चाहिए था, जब मेरा टाइम है, मैं उससे भी आधा घंटा पहले आ गया। अब आपकी चाहत में पूरी करूं या अपना काम करूं? अगर आपने अपनी चाहत पूरी करवानी है तो किसी और से करवा लो। है? काम चाहिए मेरे बच्चे। इसलिए जब इंशाल्लाह मैनेजर बनोगे ना, तो जरा थोड़ा सा इन चीजों को समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी हमेशा बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो आगे किसी किताब से पढ़ लिया। और मैं तो कोशिश करता हूं कि किताब पढ़ूं भी ना, ये जिंदगी आपकी ये किताब ही तो है, इसके ऊपर गौर करो तो आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा। बस कुछ लोगों ने हिम्मत करके इन्हीं चीजों को किताबों में लिख दिया और हम पढ़ के आगे बता रहे हैं, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है, यही किताबों में लिखी हुई है ना। जब उनको याद करते हैं वो नहीं होती, लेकिन नॉर्मल लाइफ हम उसी तरह गुजार रहे हैं। तो ये मेरे बच्चे इन चीजों को जरा समझने की कोशिश करना है, इनके अपने अंदर डेवलप करना है इन चीजों को। ये जो स्किल्स हैं, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इनको डेवलप करना है, ना कि किसी के कहने के ऊपर इनको मारना है। तो टास्क कल्चर, उसके बाद पर्सनल कल्चर। अब पर्सनल कल्चर में जिस तरह हमने डिस्कस कर लिया मेरे बच्चे, यहाँ पे वो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी का मामला था। ये एक ऐसा कल्चर होता है जहां पे कुछ लोग बड़े डोमिनेंट होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन लोगों की बेस के ऊपर चल रही होती है, ना कि वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर। कहते हैं इन पर्सनल कल्चर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बिल्ड अराउंड वन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जहां पे जैसे कुछ उस्ताद हैं, कुछ मिलकर उस्ताद हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है। किसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, वहां पे वो उनके पास बच्चा आ रहा होता है, वो पूरे का पूरा कॉलेज उनकी बेस के ऊपर, वो छोड़ के चले जाए तो कॉलेज बंद। इस तरह हॉस्पिटल हो और सबसे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का जो पर्सनल कल्चर मोस्टली होता है। तो मेरे बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा, कत्तन मुश्किल बात नहीं, लेकिन छोटी छोटी जो मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस की। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे, वो मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, उसने द कल्चर और द गॉड है। तो अनफॉर्चुनेटली इस किताब बनाने वालों को शर्म और हया ही नहीं आई कि जो गॉड का जो स्पेलिंग करना है उसको किस तरह करना है। तो खैर, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इन जज्बात से किसी का क्या लेना देना। तो खैर, तो ये उसको ऊपर आप रीड आउट कर लीजिएगा कि द कल्चर में और द गॉड वहां पे लिखा हुआ है। क्लब को जियोस कह रहा है, रोल को अपोलो और टास्क को अथीना, और एग्जिस्टेंशियल या कह लो, या इसको कह लो पर्सनल कल्चर को हमने डायनासिस कहा है। तो ये जरा मेरे बच्चे इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दफा वो पेपर में पूछता है, सिनेरियो दे देता है और आपसे पूछ रहा था कि बताओ ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हैंडी, ये किस तरह के कल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। क्या यहाँ पे पर्सनल कल्चर चल रहा है, टास्क कल्चर चल रहा है, यहाँ पे रोल कल्चर चल रहा है, पावर कल्चर चल रहा है। तो आपने जस्ट कत्तन मुश्किल बात नहीं, जहां पे एक ही बंदा वो कर रहा होगा, ये सारे फैसले कर रहा होगा, सारी पावर अपने पास लेकर बैठा होगा, उसकी काबिलियत की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि वहां पे जहां पे सेंट्रलाइजेशन नजर आ रही होगी आपको, यहाँ पे मान लो कि ये पावर कल्चर है। और जहां पे मान लो कि हर बंदे को आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, हर बंदे को बता रखा है तूने क्या करना है, तेरी स्ट्रक्चर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरा सबॉर्डिनेट क्या है, तेरा बॉस क्या है। यहाँ पे मान लो ये रोल कल्चर है। और टास्क कल्चर में हमने ये डिस्कस किया था, लोगों को आपने काम दिया, काम लेना है। ऐसा माहौल हो जहां पे लोगों को काम दिया, उनसे काम लेना है, उनके आने जाने की रूटीन, उनके पहनने खाने की रूटीन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मान लो यहाँ पे क्या है, टास्क कल्चर है। और पर्सनल कल्चर हमने डिस्कस किया, जहां पे एक बंदा कुछ इस तरह की उसकी पोजीशन हो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका बड़ा ही इन्फ्लुएंस हो, ऑर्गेनाइजेशन उसी की बेस के ऊपर चल रही हो कहीं ना कहीं, हम उसको कह रहे थे ये इन्फ्लुएंशियल। ये मोस्टली स्किल्स की बेस के ऊपर होता है। और इसको हमने वो दूसरा लफ्ज क्या, वो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की हमने बात की थी। अगर रोल कल्चर की हम बात कर रहे हो, वहां पे वो मशीन ब्यूरोक्रेसी वाली हमने बात की थी। उस तरह का मामला है।
उस तरह का नहीं, आप वहाँ पे बिल्कुल उस तरह ना समझिएगा। खैर, तो ये मेरे बच्चे इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। कल हमारा टेस्ट होगा, कल हमारा टेस्ट है और टेस्ट होगा मेरे बच्चे, हमने जो चैप्टर नंबर 4 खत्म किया है, चैप्टर नंबर 4 का इंशाल्लाह कल हमारा टेस्ट होगा। तो उसको कल हमारा